नमस्कार, जय जौहार। मैं हूं सुमी राजप्पन। आप सभी का स्वागत है सीजी राउंडअप के इस नए एपिसोड में। और आइए चलते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट के पास, जो एक बहुत ही जाने माने चेहरे हैं। हमारे साथ रिसेंटली जुड़े भी थे बाबूलाल शर्मा जी। 50 साल हो गए इनको पत्रकारिता करते हुए, और कहीं ना कहीं विधानसभा के सब्जेक्ट्स में ये एक्सपर्ट माने जाते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। इनसे अच्छा कोई नहीं है जो हमें बता सके कि कैसे हंगामेदार रहा, लेकिन क्या रही इस बार विधानसभा सत्र की खास बातें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक में। सर, ये जो इस बार का विधानसभा सत्र हमने देखा, जिसमें एक 6000 करोड़ का कॉम्प्लीमेंट्री बजट भी पेश किया गया, कहीं ना कहीं उसमें से मैक्सिमम 2000 करोड़ का जो बजट था, कर्मचारी जितने भी नाराज हैं, 5 लाख नियमित हों और जो अनियमित कर्मचारी हैं, उन सभी को प्लीज करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ रखा गया था। लेकिन एक सूत्रीय मांग कि उनका रेगुलराइजेशन हो, उन्हें परमानेंट कर दिया जाए, वो नहीं किया गया। तो बीजेपी कह रही है झुंझुना पकड़ा दिया गया। आप क्या कहते हैं, किस तरह से इस विषय को देखते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हंगामेदार ये सत्र इसलिए ज़रूरी था, और इसका स्वाभाविक प्रक्रिया है जी। कि अंतिम सत्र है। अंतिम सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाया ही जाता है, जी। ताकि उसका जो प्रचार प्रसार है वो सरकार के खिलाफ अखबारों में आए, टीवी में आए, लोगों के पास पहुँचे कि इस सरकार में कितने गलतियाँ हैं। क्योंकि ये अधिकार जो है वो विपक्ष के पास है कि वो कुछ भी इस वक्त कह सकता है, आरोप, घोटाले, सब प्रकार की बातों को उठा सकता है। व्यक्तिगत टिप्पणियां भी हो जाती हैं, तो उसका लाभ मिलता है जनता के बीच कोई बात फैलने से, संदेश जाने से। एक तो इस कारण से जो है इसमें हंगामेदार रहा, और दूसरी चीज़ क्या, छोटा सत्र है, 4 दिन का ही सत्र था। एक दिन वैसे ही बेकार गया निधन के उल्लेख के साथ में, इसलिए जो 3 दिन में जल्दी जल्दी जो है वो हर चीज़ को उजागर करने के दृष्टिकोण से विपक्ष ने हमला बहुत किया। जहाँ तक बजट का सवाल है, बजट में आप देखिएगा, निश्चित आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि 2000 करोड़ रुपया जो है 6000 करोड़ में से जी। वो कर्मचारियों के घोषणाओं पर गया। निश्चित रूप से जो 9% डीए की मांग कर्मचारियों की थी पुरानी, जी। 5% अभी पिछले दिनों घोषणा करके भूपेश बघेल ने बढ़ा दिया था, तो असंतुष्ट थे सब। तो जो 4% बचा हुआ था उसकी घोषणा करके जो है वो उसको पूरा किया उन्होंने। 9%, मतलब आज केंद्र के समकक्ष जो है डीए उनको मिलना शुरू हो गया। ये एक बड़ी मांग पूरी हुई। दूसरी चीज़ ये जो एचआर की मांग थी 9% की, उसको भी पूरा कर दिया 7%, तो उससे भी लोगों को खुशी हुई। लेकिन ये एक अलग कर्मचारी वर्ग है जो रेगुलर वर्क कर रहे हैं। अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, उनके लिए जो है वो कुछ हो नहीं रहा था। तो संविदा कर्मचारियों को भी संतुष्ट करने के लिए 27% उनकी तनख्वाह बढ़ाई, जो मानदेय बढ़ाया। तो उसको जो उससे जी एक राहत मिली। हालांकि वो अभी भी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि हमें नियमित करें। नियमितीकरण की एक प्रक्रिया होती है, उसमें मुझे जहाँ तक जानकारी है कि नियमितीकरण के लिए केंद्र सरकार से उसकी अनुमति होती है, सहमति होती है, और उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू होती है। और वो लंबा प्रोसेस है। एक साथ इतने कर्मचारियों को समाहित करना सरकार के साथ, ये एक बहुत बड़ी बात है और बजट के लिए बहुत बड़ा बोझ होता है। इसलिए जो है केंद्र सरकार यदि अनुमोदन करता है या सहमति देता है, तो फिर केंद्र सरकार मदद भी करता है। इसलिए जो है ये केंद्र सरकार की पाले में है। इस बात को कोई कह जन नहीं रहा है, लेकिन इसकी प्रक्रियाओं में सबसे पहले केंद्र का रोल है, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश या अपने प्रदेश का रोल आता है। तो उस कारण से मुझे लगता है कि ये जो संविदा कर्मी नियमितीकरण वाला मसला है वो दिक्कत में आ रहा है। एक दूसरा ये था कि जिन लोगों को अनुकंपा नियुक्ति चाहिए उनको भी संतुष्ट नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें कई प्रक्रियाएं जो है अड़चन वाली हैं। कुछ जांच में कुछ गलत पाया गया, इस तरह से वो बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। तो इस कारण जो है ये मामला जो है हर हद तक जो है कोशिश किया है मुख्यमंत्री ने कि लोग संतुष्ट हो जाएं। एक वर्ग जिनका 5 और 9% की जो मांग थी, 4 और 9% की, वो पूरी हुई, तो एक वर्ग तो बहुत खुश था। तो कल वो मुख्यमंत्री से मिलकर के उन्होंने बधाई दी, मुख्यमंत्री जी से आभार व्यक्त किया। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो 27% बढ़ने से ज़्यादा खुश नहीं है। लेकिन फिर भी एक बड़ी राहत, 27% तनख्वाह बढ़ना एक बड़ी राहत है। उसमें वहाँ के उनके नेता, उनके लोग कैसे सोचते हैं। और फिर देखिए, चुनाव का वर्ष है, इसके पीछे प्रायोजन भी होते हैं। कई लोग प्रायोजित करते हैं, कुछ लोग प्रवोक करते हैं, कुछ लोग भड़काते हैं कि भाई सरकार के खिलाफ माहौल बने। वो स्थितियां भी शंका में आ रही हैं कि कुछ न कुछ ऐसा किया जा रहा है। इस कारण से जो है वो मुद्दा वाकई में अभी जो है वो विधवाओं जिनकी मृत्यु जिनके घर के लोगों की हो गई है,
वो नौकरी नहीं पा पाई है, और बहुत बहुत से ऐसे परिवार हम्म, जो अनुकंपा नीति के चाहते हैं उनको नहीं मिल पाया है, और एक नियमितीकरण का जो बहुत बड़ी प्रक्रिया है वो नहीं हो पाया है। तो सर सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश जरूर की है। निश्चित दिख रहा है ना, जी जो वो कर नहीं सकती तो नहीं कर पा रही है, जी तो न उसके बारे में कुछ बोल पा रही है। हाँ ये बात को विपक्ष क्षत्रिय जानता है कि इसमें बोल नहीं पाएंगे लोग, हाँ हाँ इसलिए जो है उस पर घेरते हैं। हाँ ये विधानसभा में ऐसा होता ही है, क्योंकि खुलकर जो है सरकार इस बात को स्पष्ट नहीं करती है कि भाई उसकी कमजोरी मालूम पड़ेगी कि भाई ये सरकार तो लाचार है, जी सब कुछ केंद्र ही करता है। जी। ये कारणों से भी राजनीतिक कारण है ये, कि अगर वो सदन में कह दे कि भाई ये तो सरकार, हमारा तो कुछ नहीं है इसमें, ये तो उनको करना है, केंद्र को सहमति देना है, केंद्र के पाले में डालने का प्रयास, तो लोगों को लगेगा यार ये सरकार फिर अक्षम है, इस सरकार में वो बात नहीं है, हाँ। ये इसका अधिकार ही नहीं है। इस तरह की बातें आने से जो है निगेटिव बनता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने हाथ से करूं। बिल्कुल केंद्रीय योजना आप देखते हो, केंद्रीय योजनाओं को अपने नाम से बना करके जो है प्रदेश राज्य जो है वो अपना योजनाएं बनाते हैं और अपना नाम जी। प्रतिष्ठित करते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल था, नग्न प्रदर्शन भी काफी ज्यादा चर्चा में रहा इस बार के विधानसभा सत्र में। नग्न प्रदर्शन पे बहुत सारी कंट्रोवर्शियल टिप्पणियां भी की गई ऑपोजिशन द्वारा, जो बाद में एक्सपंज कराया गया, विलोपित कराया गया। तो ये जिस तरीके से एक बहुत बड़ा सा एक सब्जेक्ट बनकर उभरा इस बार विधानसभा में, क्या कहेंगे? मैं तो इस पूरे प्रकरण को दुर्भाग्यजनक मानता हूँ। जी प्रकरण हुआ वो भी दुर्भाग्यजनक है, हाँ जिसने करवाया वो भी दुर्भाग्य स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और जो इसकी चर्चा हुई, जो आलोचना हुई और जो लोगों ने बयान दिया वो भी सारे दुर्भाग्यपूर्ण है मेरी नज़र में, जी कि इस चीज़ को प्रतिष्ठा मिलनी नहीं चाहिए थी। इस तरह की प्रक्रियाओं का यदि समापन नहीं किया जाएगा या राजनीति से ऊपर उठकर इस पर विचार नहीं होगा तो निश्चित रूप से ये एक प्रक्रिया बन जाएगी। हाँ और गाहे बगाहे जो है, कल जैसे अजय चंद्राकर ने बोल दिया जी कि क्या हम नग्न होकर के यहाँ खड़े होंगे तभी आप लोग समझोगे जी, क्या, जी तो इस तरह की प्रक्रियाएं शुरू होगी जो बेहद शर्मनाक होगी। जी और अगर ये परंपरा बन गई तो इसका जो परिणाम होगा उसको आप सब लोग सोच सकते हैं कि क्या स्थितियां बनेगी। बिल्कुल एक सभ्य समाज में ऐसी परिस्थितियां बनना बहुत ही खराब और गंदा माना जाएगा। जी इसलिए जो है नग्न प्रदर्शन पर जो राजनीति हुई है वो बहुत बेहद शर्मनाक है। यहाँ तक कि जो मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को लपेट के, राजस्थान को लपेट के राजनीति की है, जी वो चुनावी राजनीति से जुड़ी हुई है। जी मध्य प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं हुई, मणिपुर में जैसे हुआ, जी और भी बहुत सी जगहों पर ऐसी घटनाएं घटी हैं। हम्म, तो उनका नाम न लेते हुए सिर्फ 3 जगह का नाम लेने से ये लोगों को शंका हुई कि ये राजनीति है, बिल्कुल। और इन्होंने जो है अभी चुनाव है छत्तीसगढ़ राजस्थान के, उस आधार पर ये बयान दे करके बदनाम करने का प्रयास किया है। और भी बहुत सारी बातें ऐसी स्थानीय लोगों में, सारी चीज़ों में जो है वही चीज़ आ रही है कि नग्न प्रदर्शन जो किसी भी रूप में सभ्य समाज में अच्छा नहीं माना जाएगा। सर बहुत अनफॉर्चुनेट ज़रूर रहा। और सर कबीरपंथियों पे भी बात उठी, एक चर्चा में कबीरपंथी भी आए। जब भी छत्तीसगढ़ के इलेक्शंस देखे गए हैं, कबीरपंथियों को एक अलग वोट बैंक समझकर उनको काफ़ी अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो कबीरपंथियों का ये जो अटेम्प्ट किया गया वो किस तरह से आपको लगता है कि किस इंटेंशन से किया गया होगा कि कबीरपंथियों को चर्चा में लाना? देखिए, बड़ी विचित्र राजनीति है, जातिवादी राजनीति बड़ी विचित्र राजनीति है, और सदन में जातिवादी राजनीति का इतना व्यापक प्रभाव पैदा करना जी मेरी समझ में तो ठीक नहीं है। जब दूसरे लोगों की समझ में सही हो सकता है राजनीति के तहत, लेकिन मेरी समझ में व्यक्तिगत रूप से जो मैं सभ्य समाज की कल्पना करता, तो जातिवादी राजनीति जो है वो उसके एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। खास करके विधानसभा, लोकसभा जैसी जगहों पे जातिवादी चर्चा इस तरह की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो अपमानजनक स्थिति है। जी अब है क्या ऐसी चीज़ जो आप आज की स्थिति में जो देख रहे हैं मीडिया में, जिस तरह के झूठे फेक न्यूज़ आ रही है, उसी तरह जो फेक आईडी बना करके उसमें गलत सलत पोस्ट डाल देने की बात थी वो। और उसमें जो उनकी जो माने कबीरपंथ में जिनको माता माना जाता है उसकी फ़ोटो गलत तरीके से लगाई गई, उसकी चर्चा थी। वो है तो दुर्भाग्यजनक वो भी, लेकिन ये है कि इस बात को न उठाते तो भी चलता। इससे सीधे सीधे अध्यक्ष और गृह मंत्री दोनों पे अटैक हुआ, क्योंकि वो दोनों कबीरपंथी हैं। उनको बड़ा दुख लगा। आखिर में ताम्रध्वज साहू ने खाली काफ़ी तैश में, कल आपने देखा होगा, तैश में आकर के कहा कि इसको राजनीति बनाने का कोशिश मत कीजिए। और उन्होंने ये भी एक कहा सदन में कि आप लोग जो है ये अभी तक जैसे अगर छुपी हुई बात थी, आपने इसको सदन में उजागर करके, और अखबारों में कल ये जाएगा, अखबारों में छपेगा,
हमारे समाज का अपमान किया है। अपने दृष्टिकोण से उन्होंने भी सही कहा जी कि भाई हमारे समाज का आप अपमान कर रहे हो, हमारे समाज के गुरु का अपमान कर रहे हो। जी ये फेक आईडी वाला मसला था, रिपोर्ट कर देते, जांच होती, उसमें पकड़े जाते, नहीं पकड़े जाते। 15 दिन हो गए हैं, जांच नहीं हुई, जो बात कही गई। तो ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे में जो सेल है, वो सेल का अपना एक काम करने का तरीका है। उसमें जो है बहुत जल्दी पता लगना बहुत मुश्किल है। जी आप भी समझते हैं कि उसको पकड़ लेना बहुत मुश्किल है। जी फेक आईडी किसने बनाई है, ये पता लगने के बाद ही तो कोई कार्रवाई होगी। हम्म, हवा में तो कार्रवाई हो नहीं सकती। बिल्कुल तो इसलिए जो है उसमें जो विलंब 15 दिन का हुआ, हम्म, उसका फायदा उठाते हुए ये बताने का कल विपक्ष ने प्रयास किया है कि ये सरकार आदिवासियों की विरोधी है, किसानों की विरोधी है। तो अब ये अनुसूचित जाति कबीरपंथियों तक की ये नग्न प्रदर्शन में अनुसूचित जातियों के विरोधी बता दिया। जी जी अब जो है कबीरपंथियों के विरोधी, मतलब सारे लोगों की विरोधी है ये सरकार। ये विपक्ष अपने तरीके से प्रस्तुत कर रहा है, जो वास्तव में हम व्यक्तिगत रूप से देखें तो अच्छा नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से सब चलता है आजकल। राजनीति रूप से सब चलता है और इसीलिए जो हंगामेदार ये पूरा विधानसभा सेशन रहा उसमें काफी दुर्भाग्यपूर्ण चीजें भी देखने को मिली और कहीं ना कहीं अभी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। पूरा दिन हंगामेदार जरूर रहेगा। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली बहुत अच्छी नहीं थी इसी हंगामे की वजह से, वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट है। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को विदा दीजिए। हम कल फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में और एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक बने रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप और छत्तीसगढ़ तक पर।